तुम्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे उपचुनाव के रण की। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। आपको बता दें, अब 2 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। इसके बाद बात करेंगे उपचुनाव में नवाचार की। एक पोलिंग बूथ पर दिव्यांग कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई। साथ ही बात करेंगे झाड़ूबाज पार्षद की, जहां सफाई व्यवस्था से नाराज कोटा दक्षिण नगर निगम के पार्षदों ने महापौर के घर के बाहर साफ सड़क पर झाड़ू लगाकर विरोध जताया। और आखिर में बात करेंगे सैफ के अचूक निशाने की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। उत्पन्न हो गई। अब वल्लभनगर और धरियावद दोनों ही विधानसभा सीटों के नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। इसी दिन तय होगा कि आखिर 2 के दंगल में किसका मंगल होगा और कौन जीतेगा उपचुनाव की जंग। 2 के दंगल में बम्पर वोटिंग हुई, चाहे युवा हो या महिला, बुजुर्ग हो या दिव्यांग वोटर्स, सभी ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की। वैसे बटर में तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं वो चलती रहेगी। वल्लभनगर की जनता ने किसे विजेता बनाया है? कांग्रेस की प्रीति शक्तावत पर विश्वास जताया है या फिर बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला पर? नजर आरएलपी और जनता सेना पर भी रहेगी। वहीं धरियावद में कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा बाजी मारेंगे या फिर बीजेपी के खेत सिंह मीणा महारथी साबित होंगे, इसका फैसला भी मंगल को ही होगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अभी से जीत का दावा कर रही हैं। वल्लभनगर और धरियावद चुनाव में गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी और विकास की नीतियों का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। मेरा ये मानना है कि दोनों जगह बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से लोग बहुत परेशान थे और आज तो हद तब हो गई जब मोदी सरकार ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। लोगों के घाव पर नमक छिड़कने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से तानाशाही और जुल्म की राजनीति कर, उसका एक रिएक्शन है। कभी भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जनता की भावनाओं के विपरीत जनता के घाव पर मरहम लगाने के बजाय यदि आप नमक छिड़कोगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों ही जगह परिश्रम किया है। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी खूब प्रवास किए, सघन दौरे किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता, जो मूड मैंने देखा, वो कांग्रेस के खिलाफ है। इसलिए धरियावद में खेत सिंह मीणा जी और वल्लभनगर में हिम्मत सिंह झाला, दोनों की स्थिति अपेक्षाकृत दूसरे उम्मीदवारों की अच्छी मजबूत है। अब किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला तो 2 नवंबर को ही होगा। लेकिन इन चुनाव नतीजों से कम इतना तो साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की नीतियां जनता को भा रही हैं या फिर बीजेपी वापसी करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो इसी वक्त सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, वल्लभनगर से सीधे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज क्या आ गया है, कितना रहा वोटिंग परसेंटेज? देखिए, वोटिंग परसेंटेज शाम 6 बजे तक का आ चुका है। 66.50% वोटिंग शाम 6 बजे तक दर्ज की गई है और 6 बजे बाद में जो मतदाता 6 बजे से पहले जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर गए थे, उन मतदाताओं को वोट कास्ट कराया गया 6 बजे बाद भी। और अब अंतिम मतदान प्रतिशत कुछ ही देर में जारी होगा, लेकिन अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 66.50% जो कि 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत है, इससे थोड़ा सा और मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन पहले जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये मतदान प्रतिशत 70% से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा अब नजर नहीं आता है। 66.50% जो कि निर्वाचन विभाग द्वारा 6 बजे तक का आंकड़ा जारी किया गया है, वह मतदान प्रतिशत सामने आया है। जी बिल्कुल कपिल, अगर 66% से ज्यादा भी मतदान हुआ है तो उपचुनाव में इसे कम नहीं कहा जा सकता है। हालांकि और ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता तो ये अपने आप में बड़ी बात होती। लेकिन अब जानना ये चाहेंगे कि मंगल किसका होने जा रहा है? वोटर से आपकी बात हुई होगी, किस तरीके का उनका ये रुझान रहा है, क्योंकि यहां का जो मामला है वल्लभनगर का, चतुष्कोणीय मुकाबला है।
देखिए वल्लभनगर में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें 4 ऐसे प्रत्याशी थे जो कि पूरी तरह से टक्कर में थे। उन 4 प्रत्याशियों के चलते ही यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला बताया जा रहा था। भाजपा और कांग्रेस के अलावा जनता सेना यहाँ पर मजबूती के साथ मैदान में खड़ी थी, तो वहीं आरएलपी ने भी पहली बार मेवाड़ में बहुत मजबूती के साथ कदम रखा और चुनावी मैदान में उतरी है। देखिए यहाँ पर किसका मंगल होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सभी के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। ईवीएम को सीलबद्ध करते हुए रिकॉर्ड रूम में जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई सारी ईवीएम मशीन मतदान केंद्र से पूरी सुरक्षा घेरे के साथ में हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गई है, तो वहीं जिन जगह पर अभी भी मतदान चल रहा है वहां से कुछ देर बाद में ईवीएम रवाना होगी। देखिए पूरी तरह से रोचक मुकाबला था, इसलिए अभी ये बताना कि 2 तारीख को किसका मंगल होगा बेहद मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर सभी चारों पार्टियों में, चारों प्रत्याशियों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल कपिल, सिर्फ मंगल ही नहीं, क्योंकि दीपावली भी आने वाली है, तो किन का घर बेहतर तरीके से रोशन होने जा रहा है और कौन पटाखे जलाएगा ये भी देखना अहम होगा। चंचल हमारे साथ धरियावद से जुड़ गए हैं। चंचल, धरियावद की क्या स्थिति रही, वहां वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल कितना रहा है? अभिषेक जी, दरियावद की अगर बात की जाए तो यहाँ अभी तक जो 5 बजे तक के ही आंकड़े जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से, और 65% जो मतदान हो चुका है, और माना जा रहा है कि यह लगभग 70% से अधिक मतदान हो जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से 2013 और 2018 के जो आंकड़े हैं उनमें उनसे काफी कम मतदान रहेगा, क्योंकि 2013 में यहाँ पर 79% मतदान हुआ था और वहीं 2018 में 78% मतदान हुआ था। तो इसके चलते इस बार जो मतदान जो है वो काफी कम माना जा रहा है, और इसका कहीं न कहीं देखा जाए तो असर यहाँ के जो लोग बाहर मजदूरी की पेशा करने के लिए जाते हैं उसके कारण से ये जो मतदान का प्रतिशत है वो कम माना जा रहा है। वहीं लसाड़िया जो क्षेत्र है, जो गौतम लाल मीणा का गृह क्षेत्र भी माना जाता है, तो वहां पर भी इस बार काफी कम तादाद में मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। हर बार 70% से ऊपर वहां मतदान होता है, 78% पिछली बार मतदान तो हुआ मतदान था, प्रतिशत तो लगभग 70 के आसपास पहुंचता दिख रहा है। लेकिन अब समझना ये चाहेंगे कि किसकी दिवाली जो है वो रोशन होने जा रही है और किसका दिवाला निकलने वाला है। कुछ ये समीकरण, कुछ ये जानकारियां मिल पा रही हो वोटर्स के जरिए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लेकिन बीटीपी का जो निर्दलीय है वो कहीं न कहीं इस दौड़ में बना हुआ है, और वो दोनों ही जो दल हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर देखा जाए तो अभी पिछले 2 दिनों में यहाँ काफी कुछ समीकरण बदले हैं, और इससे जो पिछले 2 दिनों में जो समीकरण बदले हैं उससे कहीं न कहीं इसका थोड़ा बहुत फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया चंचल आपका, और कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है और इंतजार है 2 नवंबर का जब नतीजे आएंगे। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज हुए मतदान के दौरान राजनीतिक हार जीत के कयासों के बीच बड़ी खामोशी के साथ कुछ लोगों के हौसले और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की इबारत लिखी गई। जी हां, उपचुनाव में इस बार बूथ नंबर 235 सबसे खास रहा। चुनाव आयोग के नवाचार के तहत इस मतदान केंद्र पर सभी दिव्यांग कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। इसका मकसद दिव्यांगों को लेकर समाज की सोच को बदलना है। अभी तक महिलाओं द्वारा प्रबंधित बूथ बनाए जाते थे, लेकिन इस बार ये जो उपचुनाव रहा इसमें यह नवाचार किया गया। कुल मतदान केंद्रों यानी 310 में से 31 मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों की संख्या अधिक है। अब बात कर लेते हैं धौलपुर और अलवर की, जहां पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले। जी हां, दोनों ही जिलों में कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है। धौलपुर में भगवान देवी जिला प्रमुख बनी है और अलवर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है वो हैं बलबीर छिल्लर। तो आपको बता दें कि अलवर और धौलपुर में कांग्रेस की बल्ले बल्ले गांव की सरकार में आपको बता दें कि यहां पर दोनों ही जिलों में कांग्रेस
ने अपना जिला प्रमुख बनाया है। धौलपुर में भगवान देवी और अलवर में बलवीर छिल्लर, दोनों ही जिलों में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया है। पंचायत चुनाव के रण में पंजे का पलड़ा भारी रहा है। धौलपुर और अलवर में जिला प्रमुख पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। धौलपुर में जहां कांग्रेस की भगवान देवी जिला प्रमुख बनी हैं, वहीं अलवर में बलबीर छिल्लर अलवर जिला प्रमुख के पद पर काबिज हुए हैं। अलवर जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस पार्टी के बलबीर छिल्लर ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के बलबीर छिल्लर को 28 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के रामवीर को 21 वोट मिले। 3 निर्दलियों ने कांग्रेस प्रत्याशी छिल्लर के समर्थन में वोट डाला। कांग्रेस में जीत के बाद जश्न का माहौल है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुख का स्वागत किया। दरअसल अलवर जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस के 25 प्रत्याशी जीते थे, 4 निर्दलीय और 20 बीजेपी के प्रत्याशी जीतकर आए थे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना जिला प्रमुख बनाने का दावा कर रही थीं। दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की थी, लेकिन कांग्रेस के बलबीर छिल्लर को सफलता हासिल हो गई। अलवर की जनता को देना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से आज जिला परिषद के साथ साथ अधिकांश पंचायत समितियों के अंदर भी कांग्रेस का प्रधान बनाया और हमारा जिला प्रमुख बनाया। मैं बहुत बहुत बधाई बलबीर छिल्लर जी को देना चाहूंगा। ये एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के रूप में इनने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है। जो ग्रामीण क्षेत्र में काम है, जो रोडों की नाली है, विकास है, हमारे आदरणीय और जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली साहब और हमारे जो सीनियर नेता हैं, सारे विधायक, जो पार्टी के संगठन, सब मिलकर क्या जो भी विकास की बातें आएंगी सब मिल बैठकर करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। ये अप्रत्याशित परिणाम नहीं है, हम तो पहले ही सोच रखा था। और जिस प्रकार से आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व के अंदर पूरा चुनाव लड़ा गया और आदरणीय गहलोत साहब की जो जन से जुड़ी हुई जो योजनाएं उन्होंने जारी की, जिसका आप देख रहे हो पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग ही मैसेज है। कोविड के अंदर जो काम हुआ उसका एक अलग मैसेज है। उसकी वजह से जैसे ही मैं फील्ड में गया, मुझे पहले दिन ही लग गया था कि कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा, कांग्रेस पार्टी के प्रधान बनेंगे। पंचायत रण में कांग्रेस की जीत के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि धौलपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की भगवान देवी जी को 19-4 से और अलवर में कांग्रेस के बलबीर सिंह जी को 28-21 से जिला प्रमुख निर्वाचित होने पर बधाई। सभी जिला परिषद सदस्यों को बहुत धन्यवाद। आप सभी के नेतृत्व में राज्य सरकार आपके जिलों में विकास कार्यों हेतु प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने राज्यों के साथ काम करने की बात कही। मैं अपने विभाग की कुछ बैठकें लेने के लिए आया हूँ और ये उनके कामकाज से लेकर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुधार हो सकता है, और ये विशेष तौर पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की, सूचना प्रसारण मंत्रालय की बैठकें रहेंगी। ये भी हमने पीछे एक मीटिंग देश भर के खेल मंत्रियों के साथ की थी
कि हर राज्य ये सुनिश्चित करे कि उसको किन 3 खेलों के ऊपर प्रायोरिटी करनी है। सभी खेलों को प्रमोट करें, लेकिन प्रायोरिटाइज किन 3 खेलों को कर सकते हैं। खेल विशेषता राज्य का विषय है, तो राज्यों को उसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और स्टेट एसोसिएशंस टीमों को सिलेक्ट करती हैं, पारदर्शी तरीके से करें, अच्छा करें और उसको प्रमोट करें। इसका इनको अपनी पार्टी के अंदर विचार करना चाहिए। जो पार्टी अपना अध्यक्ष कई वर्षों तक ना चुन पाए, उसके अंदर निर्णय करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। आज ट्रिपल आईटी कोटा के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ट्रिपल आईटी कोटा का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम जयपुर के MNET परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्चुअली हिस्सा लिया। वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री BD कल्ला ने भी वर्चुअली दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में 195 छात्रों के स्नातक उपाधियां दी गई। वहीं 4 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। दुनिया के बदलते टेक्नोलॉजी के युग में अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं डाटा साइंस जैसे अत्याधुनिक कोर्स भी प्रारंभ किए हैं। इससे पता चलता है कि ये संस्थान तेजी से उन्नति कर रहा है एवं छात्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। खबर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की, जहां आज 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। वहीं टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मिश्र ने समारोह को संबोधित करते हुए पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से कहा कि अब आपको यहां से सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन में देश के उत्थान के लिए उपयोग करना है। विद्यालय में बच्चों की चारित्रिक मूल्यों की नींव शिक्षा से ही तैयार होती है। इसलिए मेरा विश्वविद्यालय के आचार्यों से भी आग्रह है कि वे इस बात के लिए निरंतर प्रयास करें कि हमारी शिक्षा केवल औपचारिक नहीं रही, बल्कि उसका संबंध विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। वो कन्वोकेशन JNU ने कंडक्ट किया, इसमें 1750 बच्चों को तो इन पर्सन डिग्रीज दी गई हैं और टोटल करीब 23,000 बच्चों को डिग्रीज अलॉट हुई हैं। कोविड के बाद ये पहला प्रोग्राम किया गया।